Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Himanshu Pandey. I am a final year BMS student of Government Ayurvedic College and Hospital बांद्रा। आज हम राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी के GR रूम में बैठे हैं और आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं इनकी तारीफ के पुल कैसे बांधा जाए। कहीं ऐसा ना हो इनकी बुलंदियों से पुल टूट जाए। लड़कियों के जो है चॉकलेटी बॉय और जिन्होंने अपनी गाइडेंस से हम बिगड़े शहजादों को डॉक्टर ने बनाया। तो आज है हमारे बीच डॉक्टर वैभव द्विवेदी बॉस, जिन्होंने AIPGT 2023 में यूपी में 5th रैंक हासिल करके पीजी सर्जरी ब्रांच उठाई। वेलकम बॉस हमारे चैनल पे। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू हिमांशु तुमको कि तुमने जो है अपने इतने बड़े चैनल पे मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे मौका दिया। हमारे चैनल्स को बहुत से लोग देखते हैं और खासकर यूजी के स्टूडेंट। तो बाकी तो सारी बातें तुमने सही कही, पर दो बातें मैं थोड़ा सही करना चाहूँगा इसको। पुल यार पहले बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात ये कि लड़कियों के चहेते तो यार हम नहीं, मेरे ख्याल से। चलो फिर और रही बात हाँ यूपी में रैंक लाने वाली, तो है मेरी 5th रैंक है। मेरे 311 नंबर थे और 309 नंबर लास्ट ईयर टॉपर के थे। तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे रैंक और भी अच्छी आती। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा है कि यार थोड़ा और अच्छा नंबर ला करके कॉलेज को रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ठीक है, 5वां है तो अच्छी बात है। बट ये अब अग्रिम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग और अच्छी रैंक लाओ, कॉलेज को रिप्रेजेंट करो। थैंक यू सो मच बॉस, आपने बहुत अच्छा बताया। बॉस ने हम लोगों को स्टार्टिंग से बहुत गाइड किया हुआ है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम बॉस से उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे और आप सभी लोग को बताएंगे। तो आप एंड तक बने रहिएगा। इस पूरी वीडियो को हमने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग के BMS के सफर के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट जो अक्सर आता है इंटर्नशिप और पीजी प्रिपरेशन कैसे लेनी चाहिए। और थर्ड पार्ट अगर बाई चांस जिन लोगों का पीजी में नहीं हो पाता या तो उनको किस तरह आगे टैकल करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। बॉस आपका कॉलेज, जैसे मैं तो जानता ही हूँ, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपका कॉलेज कैसा रहा और आपको कॉलेज कैसे मिला था। तो ये इसके बारे में बताइए और आपको कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था। देखो कॉलेज का तो ऐसा था कि हाँ सब ये बात सत्य है कि सभी बच्चे जब नीट की तैयारी करते हैं तो उनका जो है एम कुछ और रहता है, ड्रीम कुछ और रहता है, क्योंकि वो चाहते कुछ होना है। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन बच्चे ये सोच ही नहीं पाते कि मैं एम्स दिल्ली के नीचे भी कुछ देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं सबसे पहले तो मैं खासकर जो जनरेशन जो प्रिपरेशन कर रही है उनके लिए मैं कहूँगा कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि MBBS नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं है। इवन कई बार ऐसा सुनते हैं कि कोटा या फिर अदर बड़े इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे जो है कुछ गलत कदम भी उठाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करते हैं लोग। तो वो बहुत गलत चीज़ है, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए कि लाइफ केवल जस्ट नॉट अबाउट MBBS। ठीक है, MBBS के अलावा भी बहुत से ब्रांच हैं, बहुत सी फील्ड है जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए और वहाँ भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। BMS शुरू किया जब मैंने यहाँ पे इसको लिया, तो जब पढ़ना शुरू किया फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा बहुत लगता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैंने मतलब इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में मेरा संस्कृत मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं जितना आमतौर पे एक जनरल एक कॉमन बच्चा फेस करता है। बट हाँ ये है कि तैयारी के दौरान और 2-3 साल की जो मतलब कि 2 साल का गैप हो जाता है इंटरमीडिएट में साइंस बैकग्राउंड से रहने के कारण, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो जेन्युइन है, सबके साथ होती है। बट फिर भी मतलब ये है कि वी आर सो लकी कि हम लोग को आयुर्वेद विधा जैसी पद्धति को पढ़ने का मौका मिला है। तो हम लोग को इस बारे में प्राउड करना चाहिए कि यार आयुर्वेद पढ़ना और उसमें आगे बढ़ना ही अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है। तो उसके बाद जब BMS मिला तो BMS पढ़ना शुरू किया, फिर यहाँ पर कॉलेज में आया तो कॉलेज के सीनियर्स और यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का सिलेबस देख करके लगा कि नहीं ये इतना कमजोर नहीं है जितना लोग बच्चे इसको समझा करते हैं। तो बस पढ़ाई शुरू किया, पढ़ते पढ़ते अब चीज़ें समझ में आने लगी कि इसमें बहुत अच्छा कैरियर है, स्कोप है। पढ़ना शुरू किया, उसके बाद पढ़ते पढ़ते आगे समझ में आया कि यार इसमें जब बेस्ट जाना है, टॉप पे पहुंचना है, तो टॉप जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो केवल कई बार ऐसा था ना, बच्चे सोचते रहते हैं कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और बेहतर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेहतर करने के लिए लाइफ में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यू हैव टू अचीव दैट पोजिशन दैट यू कैन मेक चेंज। अगर आपको लाइफ में चेंज करना है, जैसे आयुर्वेद में आपको कुछ बड़ा करना है, तो पहले आपको उस जगह पहुंचना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। तो पहले उतनी मेहनत करो और चाहे जैसे तुम पहुंचा है। लोग कहते हैं मैं रट नहीं पाता, मैं ये नहीं कर पाता, भाई वहां पहुंचना है तो कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ अलग करना है। तो बस यहीं से तैयारी का प्रिपरेशन मतलब कि ये पीजी का वो जर्नी शुरू हुआ, फिर पीजी की तैयारी शुरू हुई। सही आपने बात बताया। अभी मैं जिनसे बात कर रहा हूँ तो पढ़ाई में तो बॉस की तो बात ही अलग है। बॉस सर्जन है तो फिर उस पर कोई सवाल ही नहीं हो सकता।
बॉस बहुत अच्छे डांसर हैं। बॉस का ब्लू आइज तो बहुत ही फेमस है, यूट्यूब पे तो आप देख ही सकते हैं। बॉस यूट्यूबर हैं, स्पीकर हैं, और बहुत सारी क्वालिटीज बॉस के अंदर भरी हुई है। बॉस मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब जैसे लोग ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाई तो ठीक है, जैसे हम कॉलेज में आ जाते हैं तो कॉलेज के साथ बाकी एक्टिविटीज मतलब कैसे पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, और उसमें मतलब क्या रहना चाहिए बच्चों को अपने से, पढ़ाई तो ठीक है, बाकी एक्टिविटीज और उसमें कैसे डेवलप करना चाहिए। देखो, जैसा कि अभी तुमने कहा कि बॉस बहुत अच्छे डांस भी कर लेते हैं और ये सब ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है आपके। जैसे अगर आप एक ही चीज पे स्टक रहोगे ना, तो आपके ब्रेन सेल्स उतना डेवलप नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लोर नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहिए, हो सकता है कि आगे मेरे लिए कुछ बेटर। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपकी पहचान आपके लुक्स वाइज, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, इससे कहीं फार बेटर होगा इन फ्यूचर के लिए कि आपकी पहचान इससे होगी आप कितना अच्छा ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। आप एक सर्जन हैं, आप एक सर्जरी की फील्ड में, आप एक फिजिशियन हैं, आप मेडिसिन में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप एक मतलब पीडियाट्रिक फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो इवन तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा एज हो सकता है, एक एडवांटेज हो सकता है कि आप एक अच्छा डांस कर पा रहे हैं, अच्छा म्यूजिक प्ले कर पा रहे हैं, एक अच्छा सॉन्ग सिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। बट उससे फार बेटर ये है, मेरे मेरा व्यू ये है कि आप कितना अच्छा अपने फील्ड में काम कर पा रहे हैं, ट्रीटमेंट। बिकॉज आप जब पेशेंट के सामने जा रहे हैं तो वो आपको ये देख के नहीं आ रहा है कि आपने अपने लाइफ में अदर देन मेडिसिन या फिर सर्जरी के अलावा क्या आपने किया लाइफ में, आप कितने टैलेंटेड हैं, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर ये करता है कि आप अपने सब्जेक्ट से या फिर अपने नॉलेज से उसको कितना बेटर ट्रीट कर पा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में खूब बढ़िया इन्वॉल्व हो, खूब अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करो, बट अपना अल्टीमेट गोल नहीं भूलना चाहिए स्टूडेंट्स को। और ये एकदम इस बात पे स्टक रहना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, और इस पढ़ाई को मैं आगे कितना इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा, और मैं सोसाइटी को और आयुर्वेदा को इससे मैं कितना बेनिफिट कर पाऊंगा। अभी यहाँ आने से पहले मैंने बहुत लोगों से बात किया, कुछ बच्चों से, कुछ जूनियर से, कि मैं बॉस से मिलने जा रहा हूँ, तो उनसे क्या पूछा जा सकता है। तो जिसमें से एक बहुत कॉमन सवाल ये रहा कि एक जैसे बच्चा होता है नॉर्मल एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहा है और दिमाग में एमबीबीएस करना है, वो उनके लगा रहता है। इन फैक्ट किसी वजह से अगर उनको बाई चांस बीएमएस या तो कोई मजबूरी से लेता है या तो कोई चॉइस से लेता है, लेकिन बाई चांस इन्होंने ले लिया, उनको कॉलेज मिल गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निगेटिविटी आ जाती है। और या जैसे इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, पहली बात आया, अष्टांग संहिता रखी हुई है, सुश्रुत और चरक, तो कैसे बच्चा मतलब उस माहौल में कैसे अपने आप को ढले, भाई चीज़ें जो नहीं कोप अप कर पा रहा, वो कैसे अपने आप को उससे, पहली तो एक पार्ट आता है, और दूसरा अगर है अब करना यही है तो कैसे अपने आप को उस माहौल में ढले। ये काफी अच्छा तुमने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका बहुत बेसिक आंसर है। तो ये जो मतलब कि थॉट ऑफ इन्फीरियरिटी है, ये तुम्हारे अंदर नहीं है, ये मतलब तुम्हारे अंदर पुश की गई है, ठीक है। बट अगर मैं इसको इंडियन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, कि ये मतलब कि ये इन्फीरियरिटी फील करवाई गई है लोगों के द्वारा कि आप इन्फीरियर हो जस्ट बिकॉज की एलोपैथी वेस्ट से आई है, जस्ट बिकॉज की उसको मतलब कि इंग्लैंड और ब्रिटिश कल्चर से उसका ओरिजिन हुआ है। बट आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि सबसे पहली बात कि फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी आचार्य सुश्रुत है। इवन वेस्ट और आज के बड़े बड़े डॉक्टर, मॉडर्न सर्जन भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि, और हम लोग तो कितने लकी हैं कि हम लोग को वो चीज़ पढ़ने का मौका मिल रहा है कि किस किस तरह से उन सर्जरीज को परफॉर्म किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इसके पहले के लोगों की या फिर जो जो भी उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन थी उनका ड्रॉबैक रहा है कि हम अपनी चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाए, उतना अच्छा से बेच नहीं रहा है कि हम हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि ये जो मतलब एलोपैथी है, जो बेस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी खराब है, ये बट ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ बेटर हो और बेटर हो सकती थी, हम लोग उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये कोई भी चीज़ इन्फीरियर नहीं है, वो सॉर्ट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि अगर अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो एक कोई यहाँ पे गवर्नर थे, तो उनका ये मानना था, थियरी ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन उन्होंने दिया, हिस्ट्री की बात करते हैं। उनका मानना ये था कि हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करेंगे जो कि मेंटली तो इंडियन होंगे, बट वो सॉरी मतलब फिजिकली तो इंडियन होंगे, बट वो मेंटली कहीं ना कहीं अपने आप को वो ब्लैक इंडियंस कह लो कि वो काले अंग्रेज, मतलब काले अंग्रेज हो जाएंगे। तो वो कहने का मतलब ये था कि उनका दिमागी तौर पे उनको बदल देना है इंडियंस को, ताकि वो अपनी अपनी ही कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपनी चीज़ों से इतना हेट करने लगे, इतना इन्फीरियर फील करने लगे
कि उनको समझ में नहीं आया कि ये हमारी चीज़ है, और वो धीरे धीरे हमारी चीज़ों को अडॉप्ट करते जाएंगे, और अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लक्स होता जाएगा। मतलब उनकी जो हमारी मनी है वो अल्टीमेटली एलोपैथी के माध्यम से, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, वो अल्टीमेटली वही तो जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम है, हम लोग को इसको समझना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग इस फील्ड पे, इस लेवल पे आ चुके हैं कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप सुपरफिशियल नहीं रह सकते हो कि यार आयुर्वेदा खराब है, इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर ये सब चीज़ें, क्योंकि आप उनके गेम को भी समझो। क्यों कोई भी चीज़ जो है केवल इस वजह से नहीं की जाती कि वो एक थॉट है, उनको अपने थॉट को नहीं जीतना है, या फिर उनसे आपको कोई थॉट की लड़ाई नहीं है। उनका अल्टीमेटली टारगेट ये है कि आपका पैसा कैसे भी करके एट द एंड वो उनके कंट्री में जाता है, उनको बिना कुछ किए उसका बेनिफिट मिलता है। तो आप इस बात में अवेयर रहिए और देखिए, जागरूक करिए लोगों को, बट जागरूक करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप उस फील्ड में करिए। उन लोगों ने इस चीज़ को किया है उतना, वो लोग आज बेनिफिट दे रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। आपको आयुर्वेद में इतना काम करना है कि आप लोगों को इतना बेनिफिट दे। बस आपकी बात एकदम सही है। बस मैं आ रहा था तो मेरे बहुत कुछ खास दोस्तों ने बहुत सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं। क्या भैया सिंगल है? बॉस ऑडियंस का बहुत खास सवाल है, खासकर गर्ल्स की तरफ से बहुत जरूरी है। क्या अभी आप सिंगल हैं? तो आप सब लोग जान लीजिए बॉस सिंगल हैं। बहुत सवाल कुछ इस तरीके से कि जैसा हम जानते हैं कि 11वीं 12वीं तक बच्चा घर पे रहता है, मम्मी पापा के साथ है, फिर प्लस तक प्रिपरेशन करने चला गया, मेडिकल में बच्चा पढ़ रहा है, फिर पहुंचता है कॉलेज। कॉलेज में बहुत चीज़ें देखता है, बहुत चीज़ें जानता है। आपका क्या कहना है कि बॉस क्या रिलेशनशिप सही है? क्या रिलेशनशिप करना चाहिए? क्या सही है, क्या गलत है? क्या बहुत पुरानी बातें, मतलब एक बहुत कही जाने वाली बातें हैं कि कॉलेज की रिलेशनशिप कॉलेज में रह जाती है, मेडिकल कॉलेज की। तो इस पे आपका क्या कहना है? एंड क्या आपकी कोई रिलेशनशिप थी कॉलेज में? तो पहले तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए हो, मुझे समझ नहीं आ बॉस रहा की है कि मुस्कुराहट बता रही थी कुछ तो बात है जो आज इस वीडियो में मुझे करने वाले समझ हैं। में तो नहीं आ रहा है मैं तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर कैसे दूं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का तो वो है एस्पेक्ट है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप एक ऐसे एज में होते हो तो आपको ये समझ में आता है कि यार यही टाइम है, ये सब चीज़ ठीक है, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप सही है, अच्छी बात है। बट ये भी टाइम होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे आपको अपने आप को सही भी रखना होता है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि यही टाइम है अपने आप को कंट्रोल करने। राइट, जैसे ये समझो कि जैसे मान लो कोई बहुत ही मान लो कोई डैम है, ठीक है, डैम उसमें पानी भरा हुआ है बहुत ऊपर तक, ठीक है। तो अगर उस डैम का अगर गेट खोल दिया जाए अननेसेसरी, उसको पानी उसका निकलने दिया जाए, तो हो सकता है वो आगे चल के एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। राइट, तो बट उसमें क्या है कि एक एक ये भी तरीका है कि जब उस डैम को जब खोलो जब उसकी जरूरत हो। राइट, मतलब कि अगर जब वो टाइम वो है जब उस डैम में पानी स्टोर होने का टाइम है, ठीक है, और जब उसको तब खोलो जब उसकी जरूरत हो। मतलब ये है कि जब आप लाइफ में एक ऐसे मोमेंट पे आ रहे हो कि जब आपको पता है कि इस समय मुझे अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम आपको ये एकदम आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं कुछ भी करता हूँ, मैं रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ। और अच्छे फ्रेंड्स मेरे भी रहे हैं, इसमें कोई वो संदेह की बात नहीं है। बट आपको इस बात में एकदम श्योर शॉट रहना चाहिए कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे मेरे करियर से डिसोरिएंट कर सकती है। तो इस बात का दिमाग में हमेशा एकदम क्लियर कट माइंड मैप रखो कि आज जो भी चीज़ मुझे मिल रही है वो जस्ट बिकॉज कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है, मैं आज मेडिकल कॉलेज में पहुँच पाया हूँ, इसी वजह से मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो एट द एंड अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होगी, आपके पास आपका नॉलेज नहीं होगा, तो शायद वो चीज़ें भी नहीं होंगी जो इसके एक्स्ट्रा आप कह लो कि जो साइड साइड प्रोडक्ट है इसका, वो भी शायद नहीं होगा। तो ठीक है, फ्रेंडशिप रखो, अच्छी बात है। अगर अंडरस्टैंड आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको सपोर्ट करता हो तो ठीक है। अगर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हो हो रही है। गुड, ठीक है। बट अगर आप किसी के साथ रह के, वो केवल मैं एक लड़के के लिए नहीं, एक मतलब कि बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए, अगर आपके पार्टनर के साथ अगर आपको अपस्किल होने का वो मिल रहा है, आप कहीं भी और बेटर हो रहे हो, तो अच्छी बात है। बट अगर उन चीज़ों में फंस के अगर आप अपना टाइम किल कर रहे हो और जो है आपका मेंटल एबिलिटी जो पहले था उससे डाउनफॉल हो रहा है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। तो ठीक है, फ्रेंडशिप रखो। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, तो मेरे भी फ्रेंड्स रहे हैं, संदेह वाली बात नहीं। बॉस
बॉस लोग ये जानना चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में रहें कि नहीं, हमें ये जानना है। देखो, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि रिलेशनशिप कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो आप जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं शायद मैं उसको समझ पा रहा हूँ, और हाँ ठीक है, बट मैं उतने डीप ऐसा मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं रहा कि मैं जिसको लेकर प्रेजेंट कर पाऊँ कि हाँ मैं किसी कमिटेड रिलेशनशिप में रहा हूँ, मुझे आगे चल के इस चीज को कंटिन्यू करना है। मैं कभी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ कि मुझे कमिटेड रहना हो कि नहीं मुझे अब आप ही के साथ रहना है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैं फ्रेंड्स रहे हैं और अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, चाहे मैं तैयारी के समय रहा हूँ या फिर मैं उसके आगे भी रहा हूँ, तो मुझे उसमें कोई। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब ये है कि वैकेंसी खाली है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कॉलेज चल रहा है, फर्स्ट ईयर तो समझने में चला जाता है कि अच्छा कॉलेज है, ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें हैं। फिर सेकेंड ईयर आता है, बच्चे को मतलब कब से लगना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए कि अब पीजी का टाइम है। जिसने एक सोच लिया कि मुझे पीजी करना है, तो उसकी प्रिपरेशन कब से शुरू कर देना चाहिए, और आपने कब से की थी कि इतने टाइम पे बच्चे को पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ये कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। पहले फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर तक आप बढ़िया से पढ़ो। आप एक्सप्लोर करो कि आईबीए में क्या क्या हो सकता है, कितनी चीज़ें होती हैं, पीजी के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आप अगर एक अच्छे फिजिशियन ही बनना चाहते हो कि आपको पीजी नहीं करना है, तो ये भी कुछ लोगों की चॉइस होती है। बट मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप जब फाइनल ईयर में हो, जब आपने फाइनल ईयर में आप आ चुके हो, आपको चीज़ें लगभग लगभग समझ में आ गई, लगभग आप 3-4 महीने 5 महीना फाइनल ईयर भी पढ़ चुके हो, कुल मिला के फाइनल्स में आपके पास 1 साल का समय है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कि आपको तब प्रिपरेशन के बारे में अपना वो पॉइंट रखना शुरू कर देना चाहिए। जब आप फाइनल्स में आते हो तो आपको सोचने लगना चाहिए कि मुझे अब प्रिपरेशन शुरू कर देना, क्योंकि आपको फाइनल्स के एग्जाम भी देने हैं, उसी बीच में आपको आपके प्रैक्टिकल्स भी होने हैं, थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस भी होने हैं। तो जब आप अभी से एक फाउंडेशन क्रिएट करने लगते हो कि मुझे तैयारी करना है, तो माइंड मेकअप होते 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 आज जब आप इंटर्नशिप में आते हो तब आप जाके कहीं थोड़ा डेडिकेट हो पाते हो कि मुझे अब पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फाइनल्स में जब आप आओ तो आपको इस बात का माइंड आपका क्लियर रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जब आपका माइंड इस बात पर क्लियर रहे कि मुझे अब आगे पीजी ही करना है या फिर मुझे आगे क्या करना है, उसके हिसाब से मुझे प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। और इंटर्नशिप के दौरान आप अपनी इंटर्नशिप भी करते रहिए, खूब अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करिए। और पीजी के लिए मतलब कि आपको ये समझ लीजिए कि आपको 100% में से 90% आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा टाइम आपका, तो आप मान के चलिए कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। तो बट इस बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं कि वो इंटर्नशिप के बाद जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है उनको 4-5-6 महीने का, तो वो उसमें इधर उधर की चीज़ें शॉर्टकट के पीछे भागने लगते हैं या फिर कुछ ऐसा। तो उस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। शॉर्टकट आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप लॉन्ग कट से पूरी तरह से परिचित रहेंगे, जब आप संहिताओं को बढ़िया से पढ़े रहेंगे 8-10 बार, 15 बार, 20 बार, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है लास्ट मोमेंट में 1 महीना 2 महीना पहले आप उसको रिविजन कर पाएंगे। और पीजी की प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट रिवीजन। जहाँ तक मैंने जो फील किया, आप पढ़ाई वही करिए जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, और उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं जिसको आप रिवीजन नहीं कर सकते। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि दुनिया भर की चीज़ें लगा ली, ये मॉड्यूल लगा लिया, वो सेट लगा लिया, ये तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए, अगर उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो भी आप अदर के पास जा सकते हैं। बाकी टॉपिक वाइज आप लगाइए, आप जितना लगा सकते हैं लगाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेट वाइज, क्वेश्चन आंसर वाइज आप प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर है उनको सबसे पहले लगाइए, और संहिताओं को अपने बेस को मजबूत करिए इतने में। और जो भी थोड़े बहुत आप करंट अफेयर वगैरह तो नहीं हो पाता है मैनेज, बट कोई कोई प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स, तो आप करंट अफेयर्स के साथ जा सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं उसको, और जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है आपके, बस इतना करिए, इतने में तो हो जाता है। बट बच्चे इतने में ही डेडिकेटेड नहीं रह पाते, इतने में उनके साथ मतलब कि अनुशासित नहीं रहता, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम। बाकी डेडिकेशन रहे, अनुशासन में हो जाता है, बहुत अच्छी। जैसा कि बॉस हम लोग जानते हैं कि आपने एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया हुआ है, तो बॉस बच्चों को मतलब ये बेसिक एक स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए कि जो अगर कोई फोर्थ ईयर में है या फिर इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, तो बेसिक तो हमें पता है, ठीक है, संहिता पढ़नी है, तो संहिता में मतलब क्या वृत्ति में किस पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन जिस पास 1-1.5 साल का टाइम है, तो उसको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन कहाँ से लगाए, क्वेश्चन लगाने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ स्पेसिफिक है कि एक दिन में इतने क्वेश्चन लगाने चाहिए, या कुछ घंटे फिक्स होते हैं कि हमें इतना घंटा अगर मतलब पढ़ना है,
जैसे इंटर्नशिप में हमने देखा, आपने पूरा 1 साल हम इंटर्नशिप करते हैं, तो उस दौरान उतना टाइम मैंने नहीं हो पाता। तो इंटर्नशिप के टाइम पे क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या पढ़ें, तो वो चीज़ें कैसे करनी चाहिए? और क्या इंटर्नशिप से पहले तक एक बार पूरा कोर्स पढ़ लेना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है जिसमें अगर ना कर पाए तो कैसे उन चीज़ों को मैनेज करें? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और स्टार्टिंग जैसे हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे नीट की भी करते हैं, फुल एनर्जी के साथ ये करेंगे वो करेंगे, वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें आखिर? तो कई सारे क्वेश्चन तुमने एक ही बार में सब पूछा है। मैं उसको समराइज करके उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब देखो, इसमें ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हारा ये है कि सबसे पहले क्वेश्चंस कितना उनका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इवन अगर तुम कितनी भी स्टडीज कर लो, कितना भी पढ़ लो, अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो उसका कोई मतलब नहीं। ये कुछ वैसा ही हो गया कि जैसे मान लो मैं आज तुमको बताऊं कि जैसे मान लो तुम कोई भी सर्जरी करने जा रहे हो, जस्ट सपोज कि तुम हेमोराइडक्टोमी करने जा रहे हो, ठीक है। मैं तुमको फिगर मतलब कि फिगर्स भी पूरा बता दूं फिगर के थ्रू कि ये ऐसे ऐसे होता है, फिर डायग्राम में तुमको समझा भी दूं कि इसको ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है। उसके बाद मैं तुमको ये भी बता दूं कि ये वीडियो भी दिखा दूं कि ऐसे ऐसे होता है। बट जब तक तुम उस चीज को करोगे नहीं, या फिर जब तक तुमने उस चीज को असिस्ट नहीं किया, या फिर जब तक तुमने उसको किया नहीं है, जब तक तुमको उसको कोई बताने वाला नहीं, तुम्हारी कमियों को, तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो, और तुम एट द एंड मैं तुमको सीधे ओटी में लेकर के जाऊँ, तुमसे कहूँ कि यू हैव टू डू दिस, तुम्हें आज ये करना है, तो तुम्हारे पहली बात तो तुम नर्वस हो जाओगे, घबराने लगोगे, तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे और तुम गलतियां करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस यही, जिस तरीके से हम सर्जरी करने से पहले हम उस चीज को कई बार, जैसे आयुर्वेदा में भी एक योग्या सिमुलेशन का वो है, कॉन्सेप्ट है, योग्या करवाते थे पहले। क्या चाह रहे, जो सर्जन होता था उसके पहले उसको योग्या थेरेपी मतलब योग्या कर्म के थ्रू उसको पहले प्रैक्टिस करवाते थे कि अगर आप इस चीज को सीवन कर ले रहे हो, इसका सुचरिंग कर ले रहे हो, इसका मतलब स्किन को पेनिट्रेट करके उसमें सुचरिंग कर पाओगे, उसका इंसिजन लगा करके। तो कुछ क्वेश्चन और एग्जाम का भी पैटर्न एकदम ऐसा ही है। तो आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे कि मुझे सुचरिंग कैसे करनी है, तो आप तो वहां पर गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको मैनेज इसको ऐसे करना है कि आप मैथ्स मैथ्स टू मैथ्स आप जहां भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों को असिस्ट करिए उनके साथ भी। क्वेश्चन का कुछ वैसा ही है, जब आप बिना क्वेश्चन लगाए जब आप जो है एग्जाम में जाएंगे, तो आप वो सारी चीजें जो आपने थ्योरी की फॉर्म में पढ़ रखी है, नो डाउट आपको नॉलेज पूरी है, बट आप क्या, जब आपके सामने क्वेश्चन के फॉर्म में वो चीजें आएंगी, क्योंकि आप उसके अभ्यस्त नहीं, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो वहां पे पहली बात तो आपको जो है घबराहट होने लगेगी। तो आप उस जब घबराहट होगी तो आपका जो है जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर है बॉडी में उनका यूज होने लगेगा फटाफट। जब जब ज्यादा न्यूरो ट्रांसमीटर यूज हो जाएंगे तो आपकी मतलब मिस्टेक्स को करने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, जस्ट बिकॉज कि आपकी नर्व इम्पल्स उतना फास्ट कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने आप अपने ब्रेन को, अपने नर्व्स को इतना प्रैक्टिस रखना चाहिए कि जब मेरे जिस तरीके से मेरे ट्रांसमीटर वेस्ट मतलब खर्च हो, उसी तरीके से उनको रिजनरेट भी करते जाना है। तो ये प्रैक्टिस यही है। प्रैक्टिस मतलब कि यही होता है कि जब आपको वो काम करते समय कोई भी हेजिटेशन ना हो, आपका दिमाग किसी भी तरीके से उसको आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, क्योंकि आपको पता है कि बस यही आना है जो यहाँ लिखा हुआ है। एंड और मतलब कि सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबका फंडा सीधा है, क्योंकि इतना किसी के पास नहीं जनरली टाइम रहता है, नहीं इतना व्यक्ति रिस्क लेता है जो एग्जामिनर होता है, क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाला होता है, कि वो नए क्वेश्चन को फ्रेम करे। जो भी क्वेश्चन आया है कहीं ना कहीं फ्रेम है, इतना मान के चलना चाहिए एक स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट्स को, कि जो भी क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में वो कहीं ना कहीं तो फ्रेम है। वो आपके लिए कोई एकदम स्पेशल क्वेश्चन फ्रेम करके कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है उसकी, केवल आप इतने हिमांशु आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, अलग से क्वेश्चन फ्रेम करके मैं रखूंगा। तो मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि मैथ्स टू मैथ्स क्वेश्चन लगाइए। जहां भी आप क्वेश्चन लगाने में गलतियां करेंगे उन गलतियों को सीखिए कि यहाँ मेरी गलतियां क्यों हुई, यहाँ मैं क्यों गलत हुआ, मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। जो गलतियां हैं उनको इम्प्रूव करिए। उसी तरीके से जैसे आप सर्जरी में असिस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पता चला आप कॉटरी करना भूल गए, वहां से ब्लीडिंग होने लगी, तो उन गलतियों से क्या है कि उन गलतियों को आप सीखे रहेंगे, किए रहेंगे, तो आपको जब मेन आप ओटी में जाएंगे तो आपको कभी घबराहट नहीं होगी। आप मेन एग्जाम में जाएंगे तो आपको कभी वहां पे ये नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। आपको ये भी पता होगा कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको अटेम्प्ट करना है। जिस तरीके से आप जब यहाँ कर्म क्षेत्र में आएंगे, सर्जरी में आएंगे, तो आपको पता हो कि सर्जरी को मुझे करना है, किसको नहीं करना है, कौन मुझसे बेटर है तो उसके लिए छोड़ देना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे लिए नहीं होते ना। कुछ क्वेश्चन क्या है कि आपको छोड़ देना होता है जो रैंक लाने वाला है। हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर आप रैंक ला सकते हैं, आप अच्छी से अच्छी मतलब कर सकते हैं काम, तो आपको करना चाहिए।
बट अगर आप उस चीज़ों में फंस जाएंगे जो आप कर ही नहीं सकते, तो आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड को एकदम क्लियर रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो करना है उसकी इतनी हैबिट करो, इतनी प्रैक्टिस करो, आंसर क्या होगा, सोते रहो तो भी तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आ जाए कि इसका आंसर यही होगा। तो कुछ वैसा ही हो जैसे जो पट्टी बांध के शूट करते हैं लोग, तो उनको ब्लाइंड मतलब कि अंधेरे में भी शूट कर लें। आपका टारगेट इतना, आपका माइंड इतना स्ट्रांग रहे कि आपका टारगेट अगर अंधेरे में भी रहे तो आप उसको शूट कर पाओ, वो आपका टारगेट होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं बॉस की बातें बहुत कम से देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर तो बॉस नहीं है, ये हमसे अच्छा और कौन जानता है। तो बात तो आप बिल्कुल सही करें। बॉस इस चीज़ में चाह रहा था कि आपको पता है कि मतलब किस चीज़ से ब्रेक कितना पढ़ना, स्टान कैसे, ये इस पे थोड़ा आप एम्फेसाइज करें और क्वेश्चन मतलब जैसे सुलभ चंद्रिका या कुछ किताबों का नाम अगर मेंशन कर पाएंगे इस पार्ट को थोड़ा सा मतलब इसी पार्ट में अगर आप लोग बोल दें। देखो इसका एकदम सीधा सा इसका आंसर, जैसे नीट की तैयारी करता है, यूजी नीट यूजी की बच्चा तैयारी करता है तो उसके लिए एनसीईआरटी से पूछे, उसी तरीके से जब आप एआईबीजी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए संहिता ही सब कुछ है। आपको अपनी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय भी अब वो रखने लगा ब्रिटिश, और ये तो 3 बृहद त्रयी हो गए, और लघु त्रयी में आपको शारंग संहिता को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और बस, और भाव प्रकाश भी आजकल लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा जा सकता है भाव प्रकाश को, द्रविड़ के भी। बट भाव प्रकाश को पढ़ने में उतना ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए कि आप और चीज़ों से दूर हो जाओ, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, तो भाव प्रकाश पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो और भाव प्रकाश में भी इतना ही पढ़ा था कि जितना मतलब मेरे कोचिंग में कवर कर रहा है। और क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले गोविंद पारिक की जो शुरुआत की, जो उन्होंने कंसाइज वे में लिखा है, संक्षिप्त रूप से 80 पेज में उन्होंने लिखा है गोविंद पारिक ने, उसको तो एकदम ही याद करना चाहिए टिप ऑफ द टंग, क्योंकि उन्होंने लिखा ही उन चीज़ों को है जो आमतौर पे कंफ्यूजिंग होती है, जो बच्चों को नहीं याद होती, और क्वेश्चन वहां से डेफिनेटली बनता है। और जो एवरेज बच्चा होता है, जो उन चीज़ों को नहीं पढ़ा होता, उसके लिए वो क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो और बट जो बच्चा जिसने जो थोड़ा अवेयर है क्वेश्चन कहाँ से बनना कहाँ से नहीं बनना, वो उसके लिए वो क्वेश्चन एज मच एज इजी की, जिसकी कोई ये नहीं है कि मतलब कि तुमने फर्स्ट पेज से पढ़ा, पहला लाइन लिखा हुआ है वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन ज़्यादातर वही टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो और दूसरी बात ये है, सबसे पहले गोविंद पारिक के 80 पेज जितने हैं शुरुआत वाले, उससे गोविंद पारिक की 500 पेजेस जितने भी लिखे हुए उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको पूरा एकदम याद होना चाहिए। याद होने का मतलब ये है कि उसमें जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये जो 3 चीजें लिखी हुई हैं, जब आप उसको संहिता से पढ़ लेंगे अपने, तो आपको उन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा कि आपको चीजें याद रहेंगी उसमें, तो आपको ये तीन पोर्शन तो पढ़ना नहीं। उसमें 3-4 चीजें जैसे हारित का है, योग रत्नाकर का है, भाव प्रकाश का है, सारंग का है, इसमें कुछ चीजों को उन्होंने काट के अलग अलग से दे रखा है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी, और जो जनरली लोग स्किप कर देते हैं, तो उनको वहां से याद करो। उनको पहली बात तो मतलब गोविंद पारिक एकदम अच्छे से याद रखो, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है इवन फ्रॉम 2003 टू टिल नाउ, तो अगर आपको 100% ये आपके अंदर कैपेबिलिटी हो कि मैं इसको याद कर सकता हूँ, तो आप उसको 8-10 बार पूरे गाइड को लगाइए। आप एक बार लगाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, हो सकता है पूरे गोविंद पारिक को लगाने में आपको हो सकता है कि पूरा सेट लगाने में 2-3 महीना भी लग सकता है, ठीक है। बट जब आप उसको दोबारा लगाएंगे तो पूरा लगाने में आपको 1 महीना लग जाए, दोबारा लगाएंगे तो आपको 15 दिन लग जाए। और दोबारा लगाने का तरीका क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि मुझे सब एक तरफ से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक है, नहीं ऐसा नहीं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% रिपीटेड है, उन क्वेश्चंस को आपको टिक नहीं करना है। टिक आपको उन्हीं क्वेश्चन को करना है जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए पहली बार। जैसे मान लीजिए आपने 2003 का क्वेश्चन लगाया, 2003 का क्वेश्चन नंबर 3 आपसे गलत हो जाए, आपने उसको वहां सर्किल कर लिया या फिर उसको कहीं और अलग से नोट कर लिया। मैंने तो सर्किल किया था क्योंकि इतना नोट करके फिर अलग से रिवाइज करना मुश्किल हो जाता था, तो मैंने सर्किल किया था। अब हो सकता है वही क्वेश्चन 2004 के क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, तो मैं उसको फिर से वहां सर्किल नहीं करूंगा, इवन दो वो मेरे क्वेश्चन हो सकता है फिर से गलत हो जाए, तो मैं उसको वहां सर्किल नहीं करूंगा। उसके पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 2003 में क्वेश्चन मेरे से एक बार गलत हो चुका है। तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आप केवल वही टॉपिक रिवाइज करिए जो आपका गलत हो चुका है। तो अब उससे फायदा ये होगा कि आपका टाइम बचे, और केवल रिवीजन करते समय जो आपको रिवीजन करना है, आप उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए जो आपसे गलत हो चुके हैं, और जो आपसे या फिर जो आपका कॉन्सेप्ट जिसमें अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, इवन आपका सही हो गया है बट आपने कुछ अपना कॉन्सेप्ट लगा के उसको सही किया, तो उन क्वेश्चन को टारगेट किया, उसको बढ़िया से रिवाइज किए रहो।
एट द एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप पूरे गोविंद पारिक को मतलब पूरे लगभग इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको मैक्स टू मैक्स 2 दिन 3 दिन में पूरा रिवाइज करो पूरी। और वो टेक्निक है। और जब मैं यूजी की भी प्रिपरेशन करता था, इवन जब मैं पीजी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो हमारे सर बोलते थे एक चीज़ बहुत अच्छी बोलते थे वो, कि कंपटीशन क्या है, कि कंपटीशन एक टेक्निक है। कंपटीशन की बहुत ज़्यादा अंदर मेहनत तो है, इसमें नो डाउट। वो कहते थे वर्क हार्ड बट स्मार्ट, मतलब स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क। तो बट इसमें आप ये सोचोगे कि केवल मैं स्मार्ट तरीका लगाऊं तो भी नहीं होगा, और केवल हार्ड हार्ड करते रहो तो भी कुछ नहीं होगा। तो कुल मिला के उसमें बस ये है कि स्मार्ट तरीके से उन क्वेश्चन को मार्क करते जाओ जो आपके गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक को अंडरलाइन करते जाओ जो आपके गलत हो रहे हैं, या फिर जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन बार बार लगाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि संहिता के इस चैप्टर में से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो उन क्वेश्चन को लगाओ। ठीक है, और उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। दूसरी चीज ये है कि तुमने पूछा सब्जेक्ट वाइज या फिर इनके लिए कौन सी गाइड है, इनके लिए आप टॉपिक वाइज चरक चरक के लिए भी प्रभाकर राव, चरक की प्रभाकर राव आती है, चरक जिज्ञासा आती है। ठीक है, और जो भी इस तरीके की बुक्स हैं, ठीक, उनको लगाओ। जैसे मान लो तुमने चैप्टर नंबर 1 to 10, 1 to 10 चैप्टर के सारे क्वेश्चन तुमने लगाया, उसका फायदा ये होगा तुम्हें कि तुम्हें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो फ्रेम करेगा क्वेश्चन तुम्हारे लिए कोई अलग से, क्वेश्चन वही रहेंगे। हो सकता है तो पूछने का पैटर्न थोड़ा सा तरीका इधर उधर चेंज कर दें, बाकी क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और हाँ, और बहुत बाहर का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको सबके लिए आज इस वीडियो से मैं एक चीज तो लेके जा रहा हूँ कि क्या यू हैव टू वर्क हार्ड बट इन अ स्मार्ट वे। तो ये बात तो बॉस ने बिल्कुल सही कही है। तो बॉस ये सब चीज़ें तो हमने जान ली। बॉस ये बताइए आरसी वाराणसी में कैसा है आपका सफर, यहाँ पर कैसा लग रहा है? आखिर सर्जरी जो हम क्लिनिकल उठाते हैं, जैसे क्लिनिकल एक नॉन क्लिनिकल होता है, तो क्लिनिकल में क्या मतलब डिफरेंस आ जाता है, क्या वर्कलोड बढ़ जाता है? क्योंकि जैसे हम जानते हैं तो कैसा आपका वर्कलोड यहाँ पर है, कैसा माहौल है यहाँ पर? माहौल तो नॉर्मल अच्छा है, मतलब कि और वर्कलोड भी अच्छा है, जितना वर्कलोड है उतना ही अच्छा है। तो ये भी अच्छे हैं, और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ काम होता है। और जितने भी सर्जरी है, जो जितना हो सकता है हम लोग इतना करते हैं, वाइटल ऑर्गन्स को छोड़ करके, उतनी सर्जरीज भी यहाँ होती हैं। तो कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस, जितना सोचा था वो लगभग हिल है। हिल तो पूरी तरह से तो कोई नहीं फील हो सकता, बट ये है कि हाँ, जितना एक्सपेक्टेशन रहती है तो ठीक है, सही है। और सर्जरी ब्रांच है तो अपने आप में ठीक है, लेकिन जो सोचा था कि ये लेना है तो मिल गया, बस सब ईश्वर का आशीर्वाद है। सही है। कहते हैं कि जब हमें कुछ करना हो तो हमारे पास हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, आखिर क्यों हम वो काम कर रहे हैं। तो बॉस मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आखिर ऐसी क्या वाई थी कि जो क्या वजह थी जो आपको मतलब आखिरी तक जगाए रखती थी, जो आपको मोटिवेट रखती थी, जो आपको यहाँ तक आपको पढ़ने में जिसने आपको तो इसका आंसर बहुत फंडामेंटल है। मैं थोड़ा सा मेरे इस आंसर को हो सकता है ऐसे लोग कम लाइक करें जो मतलब मटेरियलिस्टिक होते हैं, बट मैं इस चीज़ को इस वे में देखता था हमेशा से, शुरू से ही मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से देखता कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। इवन आयुर्वेद का मेडिसिन पार्ट बहुत स्ट्रांग है, और मैं उसका अप्रिशिएट करता हूँ उसको। बट मैं ये समझता था कि अभी उसमें थोड़ा सा काम करना और बाकी है। तो बट सर्जरी का क्या है कि वो धीरे धीरे कुछ हद तक वो प्रूव है, लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा फील्ड मिल जाएगा जहाँ पे आपको आयुर्वेदा को प्रूव करने के लिए या फिर अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लोगों ने बहुत काम कर रखा है। तो इसमें आपको स्पीड मिलेगी काम करने में, और ज़्यादा मतलब कि आप तरीके से अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो यही एक मोटिवेशन था जो मुझे हमेशा मतलब मोटिवेट करता था कि मुझे कुछ अपना मतलब इसमें काम करना है। तो और ऐसा काम नहीं करना है जिसको मुझे बाद में रिकॉग्निशन के लिए बड़ा वो करना पड़े, कि एफर्ट डालना पड़े। और एक चीज़ और होता है ना कि देखो, जब कोई व्यक्ति जैसे मान लो आज की डेट में कोई आईएएस है, ठीक है, मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, अगर कोई, चूंकि खासकर नॉर्थ इंडिया में एक ऐसी पोस्ट है जिसका बहुत हाइप है कि बहुत ट्रैफिक था, तो कोई अगर आईएएस किसी व्यक्ति को कहने आता है कि बेटा ऐसे पढ़ो, तो लोग उसकी बात को सुनते हैं। ठीक है, और अगर कोई इवन तो हो सकता है किसी रोड साइड कोई व्यक्ति हो सकता है उसका मतलब मेंटल एबिलिटी सोचने समझने का तरीका ज़्यादा अच्छा हो, बट अगर वो चीज़ कोई किसी व्यक्ति को बोलता है तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है,
उसका रीज़न एक ही चीज़ है, क्योंकि एक तो इसका एक मतलब मेन फैक्ट जो है इसमें का कि अगर आपको अपनी चीज़ों को प्रूव करना है तो यू हैव टू अटेन दैट कंडीशन। तो कहीं न कहीं एक सर्जरी के लिए हाइप है सोसाइटी में कि भाई सर्जरी है तो टॉप ब्रांच में जा रहे हैं धीरे-धीरे लोग। हाँ, इवन लोगों की क्योंकि लोग जैसे कि इस बार की रैंक 1 में केसी है, तो केसी और पीडिया या फिर अदर की जो भी जैसे कि हमारे सीनियर रहे हैं, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी संहिता से, तो उन्होंने सबसे पहले नंबर पे संहिता लिया। तो सबकी अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये ब्रांच लेता हूँ, तो मुझे चीज़ों को कन्विंस करने में, लोगों को बताने में थोड़ा ईज़ी होगा, क्योंकि इसका सोशल रिकॉग्निशन है थोड़ा-सा, मुझे ऐसा लगता था। तो इस वजह से ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि यार कुछ ऐसा करना है कि लोगों को कम से कम कोई चीज़ आप एडवाइस करो, कोई चीज़ बताओ, तो आपकी बात की थोड़ी तो वैल्यू रहे उस टाइम पे। तो इस वजह से मतलब कि और दूसरी बात मतलब कि जो मेन मेरी प्रायोरिटी थी ये कि मुझे काम करना था, और मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मुझे सर्जरी में ही काम करना था स्टार्टिंग से ही। तो इस वजह से मेरा एकदम हार्ड एंड फास्ट एकदम क्लियर कट मोटिवेशन था कि मुझे सर्जरी ही लेना है, और अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती तो फिर मैं दूसरे विकल्प के बारे में सोचता। तो बस यही चीज़। थैंक यू सो मच बॉस। आज आपसे बात करके मुझको और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी बात पे मुझे कविता की कुछ कड़ियाँ याद आ जाती हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमा यहीं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।